ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ पूछना हो तो क्लास के बाद पूछ लेना। ज्ञानेश, कल का लेक्चर क्लियर है ना? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। यस मैम। जॉर्डन ब्लॉक क्या होते हैं? जॉर्डन ब्लॉक को पढ़ेंगे, उसके बाद जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना सीखेंगे। जॉर्डन ब्लॉक और कुछ नहीं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? डायगोनल एंट्रीज लेमडा 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 इस टाइप की होंगी। सुपर डायगोनल पे 1 1 1 1 होता है। ठीक है, जितने ऑर्डर का ब्लॉक है, जैसे 3 ऑर्डर का ब्लॉक है तो ये डायगोनल में 3 एलिमेंट्स आएंगे। जैसे कि 3 ऑर्डर का ब्लॉक लेना है तो उसको हम कैसे बनाएंगे? 3 × 3 ऑर्डर, लेमडा 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 1 1। सुपर डायगोनल में 1 आएगा और बाकी सब जगह 0। तो ये 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, इसको नाम क्या दिया जाता है? जनरली इसको नाम देंगे जे एन लेमडा। एन ऑर्डर का है तो, और ये कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का। मैंने आपको एग्जांपल बताया तो इसको क्या नाम देंगे? J3 लेमडा। ज़रा मुझे J25 निकाल के दिखाओ, और J17 और J4-1, ये तीनों आपको निकालना है। किसका माइक ऑन है? इसके नोट्स देने में मुझे हो सकता है कल का टाइम लग जाए, तो जो मैंने पुराना लिखा हुआ है वो सुंदर सुंदर लिखा हुआ है, तब तक मैं उसका PDF बना के भेज दूंगी। मिनिमल पॉलिनॉमियल निकालने का तरीका और जॉर्डन ब्लॉक का। ठीक है, ये नए वाले नोट्स में इनको ऐड करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। यही चीज़ थी लीनियर में जो मैंने ढंग से लिखी हुई थी, जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे। मैंने समझ में आ गया क्या बताया मैंने? मैम सिर्फ मैट्रिक्स बनानी है। हाँ, सिर्फ मैट्रिक्स बनानी है। JN लेमडा आपको नहीं पता है? मैम। देखो, जॉर्डन ब्लॉक पढ़ रहे हैं, मैंने 2 ही लाइंस बताई थी आपके आने से पहले। जॉर्डन ब्लॉक पढ़ रहे हैं। जॉर्डन ब्लॉक क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स है? जिसकी डायगोनल एंट्रीज तो लेमडा है और सुपर डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 है, और उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं सभी 0 हैं। तो JN लेमडा क्या है? N ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक जिसकी डायगोनल पे पड़ी एंट्रीज लेमडा है, ये डिनोट करता है। तो 2 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक आपको बनाना है जिसकी डायगोनल पे पड़ी एंट्रीज 5 है। पहले बनाना सीख लो, फिर उसके बाद जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे आएंगे हम। अगर ये बन जाए तो फिर मैं एक और चीज़ पूछूंगी। हो गया मैम। ये बना लो जिसका हो गया। ये ब्लॉक मैट्रिक्स पूछ रही हूँ मैं, J25 J31। ये मैट्रिक्स क्या बनेगी? अगर सब वो तीनों कर लें तो बता देना। तीनों ब्लॉक्स बन जाए सबके, डिस्कस करते हैं। लास्ट वाला हो बाद गया में मैम। करें। ज्ञानेश और मेहनत। यस मैम। यस मैम।
ठीक है, अब बताओ मुझे, कोई भी एक बताओ। रुकना 1 मिनट। कौन सी बतानी है? 1 मिनट। हाँ, कोई 1 मिनट रुको। पहली बताओ, J25 बताओ। J25। 5105। 5105 सबने यही बनाई है। यस मैम। यस मैम। J17 क्या बनाई? कितने ऑर्डर की बनेगी J17? ऑर्डर यहीं पे लिखा है सब्सक्रिप्ट में ही, 1 ऑर्डर की। 1x1। 1x1 ऑर्डर की बनेगी तो 7 ही आएगा बस उसमें। ठीक है, 1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट आता है जिसकी बात हो रही है। J4-1 क्या बनी? मैं बना लेती हूँ, एक बार कंफर्म करो सब लोग, यही आ रहा है कि नहीं। मैम J25 में हम्म, 0 क्यों दिया मैम? 1 नहीं होगा वो? क्या बताया गया है जॉर्डन ब्लॉक में कि डायगोनल पे पड़ी एंट्रीज तो लेमडा हो और अच्छा जो अच्छा सुपर अच्छा। डायगोनल पे पड़ी एंट्रीज हैं वो 1 हो। तो मैं सॉरी मैम, ये सॉरी कर सॉरी। लेती हूँ। अगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ऐसे करके देख लो, ड्रॉ करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल पे पड़ी एंट्रीज -1 बना दी मैंने, क्योंकि ये लेमडा का काम कर रहा है यहाँ पे। और 4 क्या है, इसका ऑर्डर है। ठीक है, और 1 तो ऊपर आना ही है, चाहे कोई भी जॉर्डन मैट्रिक्स बनाओगे आप 2 या उससे बड़े ऑर्डर की। तो ये 4x4 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक बन गया। ठीक है, यही बनाया था, समझ में आया? थर्ड यस वाला। मैम। हाँ मैम। ठीक है, हाँ मैम, यही हुआ। ठीक है, J25 J31 बनाना है अब हमें। J25 J31, पहले तो इसका ऑर्डर टोटल काउंट करो क्या बनेगा। 5x5 मैम। J25 J31, 2 और 3। J25 है एक और एक J31 है। ठीक है, हाँ 5x5 बन जाएगा। मैम बताऊँ क्या बोलो। हुआ? 5 मतलब रो बराबर बोल रहा हूँ मैम। हम्म 5 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 नहीं आएगा 0। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पढ़ लो। आपने 0 बोला है यहाँ पे 2-3 एंट्री में। 0 आएगा मैम। 0 आएगा ना मैम? पहले आपको क्या करना था, पहले देखो, उधर ध्यान मत दो, सिर्फ एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लो। तो आपने बनाई 3 ऑर्डर का। अच्छा J2 है, J2 है और J3 है। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 ऑर्डर का है ना ये, पर देख लेती हूँ। J25 J31, ठीक है। हाँ तो ठीक है, बोलो अब। 0 0 0 0 0 0 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो 0 आ जाएंगे। अब J31 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बताओ निर्माल्या। उसके बाद लिया मैम 0 0 1 1 0 1 1 0 और 0 0 0। 0 0 1 1 और 0 और 0। 0 0 0 0 1। ठीक है, यही बन जाएगा, सबका यही आ रहा होगा। ये देखो, ये आपको, यहाँ आपको दिख रही है ये वाली, और यहाँ पे दिख रही है ये वाली मैट्रिक्स। पता नहीं मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की कि नहीं, रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक है ना। अब आपको जॉर्डन ब्लॉक बनाने तो आ गए हैं। देखो जॉर्डन ब्लॉक ये नहीं है कि अपर, क्या बोलते हैं उसको, सुपर डायगोनल पे ही हमको 1 1 रखना है। हम सब डायगोनल पे भी 1 1 रख सकते हैं, पर एक जो कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि जब ये मैट्रिक्स कंसिडर करोगे आप 5 1 0 5, ये क्या है, J25 है। अब इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, 5 1 0 5। अब वो जो 1 था वो ऊपर के बजाय नीचे आ जाएगा। अब ऊपर वाले जितने भी 1s होंगे वो नीचे आ जाएंगे, सब डायगोनल में आ जाएंगे, तो ऊपर वाली का ट्रांसपोज ही नीचे वाले बनेगा। इसी के रिगार्डिंग एक बार नेट में क्वेश्चन भी आया था, थोड़ा सा आगे पीछे करके दे दिया था। ठीक है, तो ऐसे भी दिया जा सकता है। खैर आपका इसके डायरेक्टली रिगार्डिंग तो क्वेश्चन आएगा नहीं जॉर्डन के रिगार्डिंग, फिर भी आपको करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड किसको मान लिया गया, अपर वाले को।
किसी किसी बुक में आपको लोअर वाले का भी स्टैंडर्ड मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अपर सुपर डायगोनल को मान के चल रहे हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो मैंने बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालते हैं। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या है? किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे। अब वो मैट्रिक्स n क्रॉस n ही होगी। क्यों? क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज़ की बात की जा सकती है और फिर वहीं से सारे कंसेप्ट रिलेट होते हैं। तो किसी मैट्रिक्स के सिमिलर होती है उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। सिमिलर होने से क्या क्या प्रॉपर्टी सेम होती है इनकी? डीसी टर्म सेम होता है। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, क्यों निकालनी है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म? जॉर्डन नाम के मैथमेटिशियन ने ये फॉर्म निकाल के दी थी। उसने बताया था कि आप ये स्टेप्स लगाओ और आपकी फॉर्म निकल आएगी। तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि आप मैट्रिक्स को सिंप्लीफाइड वे में समझ सकते हो। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 1 1 1, डायगोनलाइजेबल। चलो मैं निकाल के बताऊंगी, तब बताऊंगी, अब मेरे को ऐसे डायरेक्टली निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जिसमें जॉर्डन ब्लॉक्स आते हैं। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वाली जो मैट्रिक्स बनती है उसमें क्या आते हैं? जॉर्डन ब्लॉक्स से बनी है। जे कुछ के ऑर्डर का ब्लॉक हो गया, लेमडा 1, और ये लेमडा 1 लेमडा 2 क्या होंगी? मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी k1, जे k2 कुछ लेमडा 2 होगा। इसी तरह चलते चलते जे के आर लेमडा आर होगा। तो ये इस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इस टाइप की दिखेगी। अब आपको समझ में आ रहा है? तो एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि नीचे तो हमेशा इसके क्या आना है? 0 एंट्रीज आनी है सारी। मतलब नीचे एक जो सारी एंट्रीज होंगी वो नीचे 0 बनेगी। तो ये कैसी मैट्रिक्स बनेगी? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। यस मैम। हाँ मैम। क्या डायगोनल बनेगी ये मैट्रिक्स? मैम अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी, चलो उसके मतलब बारे में ए तो हम बात करेंगे, वो तो नेक्स्ट लेवल की बात हो गई। मैं वैसे कह रही हूँ जनरल आइडिया दो, उससे भी ज़्यादा की बात कर पाएंगे हम अभी जब डायगोनलाइजेबिलिटी कर लेंगे। लेकिन क्या ये हमेशा मतलब इन जनरल डायगोनल मैट्रिक्स होगी या सिर्फ एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर। क्योंकि हमने अभी ऊपर जॉर्डन ब्लॉक बना के देखे थे ना, ये देखो ये जॉर्डन ब्लॉक से जो मैट्रिक्स बनी है इसको क्या बोलेंगे? किसी ना किसी मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। इसी टाइप की दिखती है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वाली मैट्रिक्स। अब जब हम किसी मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि अपर वाले पे 1 1 1 1 आ सकते हैं, ठीक है। लोअर वाले में हमें पता है कि 0 एंट्रीज आने वाली है, ऊपर 1 1 आ सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कितने ऑर्डर का ब्लॉक है। लेकिन अगर सारे ब्लॉक्स 1 ऑर्डर के हो गए, अगर सारे के सारे ब्लॉक्स किसी भी मैट्रिक्स में 1 ऑर्डर के हो जाएंगे तो क्या होगा? J1 लेमडा 1, J1 लेमडा 2 एंड अप टू सो ऑन JR लेमडा आर। तो क्या होगा? कैसी बनेगी ये फॉर्म? दिखने में कैसी होगी? अब 1 ऑर्डर का ब्लॉक है तो क्या करते थे 1 ऑर्डर का ब्लॉक बनाने के लिए? डायरेक्टली बस ये लेमडा 1 रिप्लेस करना होता था हमें, यहाँ पे लेमडा 2 एंड अप टू सो ऑन लेमडा आर। ऐसा ही काम किया था हमने। 1 ऑर्डर का ब्लॉक अभी हमने ऊपर बनाया था, कहाँ गया? J1 7, तो J1 7 ये बना था। 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी जिसके अंदर एंट्री 7 आएगी, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है? तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी फॉर श्योर। ये बात सबको क्लियर हुई? तो हम आगे बढ़ें। हाँ मैम। तो अब आपने उसकी शक्ल देख ली कि वो कैसी दिखेगी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म किसी मैट्रिक्स के लिए, लेकिन वो बनेगी कैसे? अब कोई भी जनरल मैट्रिक्स गिवन है उसके लिए हम बनाएंगे कैसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, उसका प्रोसेस देखते हैं। हाउ टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्टेप 1। सबसे पहला काम तो यही है, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसकी आइगन वैल्यूज निकालो। फाइंड लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा, जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उसकी।
आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? देखो सारा काम कल से रिलेट ही होगा, अगर आपको कल वाला याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है? वहीं से होगा और उससे थोड़ा सा कम ही रहेगा काम। देखना कैसे, वही टेबल बनाएंगे हम जैसे हमने कल बनाई थी। लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा आर, ये सभी आइगन वैल्यूज होंगे। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या लिखने वाले हैं? एम जी एम लिखेंगे। एम्स को हम क्या नाम देंगे? K1, K2, KR नाम दिया था कल हमने, और GMs को M1, M2, MR नाम दे दिया था, ठीक है? तो ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे? सेम काम करेंगे जैसा कल किया था। क्या किया था इसके बाद हमने? किसी को याद हो तो? कि आई के क्या का पार्टीशन पार्टीशन? वेरी गुड। मेक पार्टीशंस ऑफ, लिख भी लो साथ साथ, पार्टीशंस ऑफ KI एंड सिलेक्ट द पार्टीशन इन विच नंबर ऑफ पार्टीशंस इक्वल टू m। वही स्टेप है एकदम सेम। सिलेक्ट द पार्टीशन इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू mi। ये कर लेंगे हम। अब हमारे पास जो जॉर्डन ब्लॉक निकलेंगे उनको हमें लिखना है। अब जो भी सिलेक्टेड पार्टीशन होगी, सिलेक्टेड पार्टीशन, ये लास्ट स्टेप है, गिव्स द ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स। अब इसको समझते हैं। जैसे कि 5 के पार्टीशंस हो गए 4 प्लस, ऐसे ले लेते हैं। मैम एक बार नीचे स्क्रॉल करिए। 5 के पार्टीशन 3 + 1 + 1। नोट कर लिया सबने? नहीं किया है तो थोड़ा सा रुक जाऊं। लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ मैम। जैसे कि 5 को अगर हमने 3 + 1 + 1, ये वाला सिलेक्टेड पार्टीशन है अगर 5 के लिए, तो क्या होगा इसमें से? अब हमें, आपको पहले से ही पता होगा, पहली बात तो पहली एक आइगन वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे, लेमडा 1 आपने सिलेक्ट की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग KI के पार्टीशन देखोगे, और फिर उतने पार्टीशन वाली टर्म सिलेक्ट करोगे जितने MIs होंगे, मतलब नंबर ऑफ MIs और नंबर ऑफ टर्म्स इन द पार्टीशन शुड बी सेम, वो वाले आप सिलेक्ट कर लोगे। तो मान लेते हैं हमने ये सिलेक्ट कर लिया, और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? चलो मान लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हमारी किसी लेमडा 1 आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये सारा काम। तो जॉर्डन ब्लॉक्स यहाँ पे क्या बनेंगे? बहुत ईजी है। एक 3 ऑर्डर का, एक 1 ऑर्डर का, और एक और 1 ऑर्डर का बनेगा। 1 1 1, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ से एक बनेगा 3 ऑर्डर का। अंदर क्या लिखना होता था? लेमडा लिखना होता था। वो लेमडा यहाँ पे क्या है? आइगन वैल्यू। एक बनेगा 1 ऑर्डर का इससे, लेमडा 1, और अगला भी बनेगा 1 ऑर्डर का इससे, लेमडा 1। समझ में आया? 3 ब्लॉक्स बनेंगे लेमडा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। फिर लेमडा 2 पे आओगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी बनेंगे आपको लिखने होंगे। फिर ऑर्डर 3 पे आओगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी बनेंगे आपको लिखने होंगे, ठीक है? अब एक एक ब्लॉक उठा के आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी होगी। यहाँ पे J3 लेमडा 1 बनाना, कैसी मैट्रिक्स बनानी होगी? ब्लॉक मैट्रिक्स, डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स, जैसी अभी मैंने बताई थी जॉर्डन ब्लॉक्स की हेल्प से। J1 लेमडा 1, J1 लेमडा 1, इनको उठा के बारी बारी से रखना है। फिर लेमडा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आएंगे, मान लो R ऑर्डर का आ रहा है, JR लेमडा 2, JK लेमडा 2, जो भी आएंगे इस तरीके से लिखने हैं। समझ गए? ये प्रोसेस चलता रहेगा सारी आइगन वैल्यूज के लिए। और दिखने में लंबा लग रहा है, ऐसा कुछ लंबा भी नहीं है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तो हो जाएगा। तो इसमें वही सारा काम था। उसमें और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है। उसमें हम इस 3 को सिलेक्ट कर रहे थे मैक्सिमम वाले को, और बाकी सब कुछ छोड़ दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे हर एक को सिलेक्ट करना है, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, और इन सभी मैम ऑर्डर्स को यहाँ पे भी लिखना है। तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब
जो कल वाला हम देखे थे। हाँ हो सकता है, फिर वहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल पता करके फिर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में तो आना नहीं है। वैसे भी जितने मैंने आज तक क्वेश्चन सॉल्व किए जेसी फॉर्म में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मिनिमल में भी रेयरली कभी आती है। ठीक है, फिर आपको मिनिमल जैसे मैंने बताया था जज करके देखना पड़ेगा, सेटिस्फाई करवा के, फिर वहाँ से आपको मिनिमल पता चल गई तो मिनिमल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पता चल जाएगा कि 5 की पार्टीशन आपको 3+2 लेनी है या 4+1 लेनी है। ठीक है, ये वाली लेनी है कि ये वाली लेनी है, फिर आप उसको सिलेक्ट कर लोगे जो आपको लेनी होगी, फिर आप बना लेना यहाँ से ब्लॉक्स। तो जो मिनिमल के लिए पार्टीशन सिलेक्ट होगा वही जेसी फॉर्म के लिए सिलेक्ट होगा। ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात आई तो मिनिमल के लिए सिलेक्ट करो और वही जेसी फॉर्म के लिए यूज कर लो, अगर आती है ऐसी प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आई ठीक है बात? मैम। ठीक है, अभी आते हैं किसी एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल लिखो। हाँ, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इसके लिए वही सारा काम करो जो अब तक करते हैं, जहाँ तक कर सको वहाँ तक करो, जहाँ पे रुक जाओ मुझे बताना। जो पुराना काम है उतना करो, फिर जॉर्डन ब्लॉक्स बनाएंगे हम। टेबल बनाओ, वहाँ से देखो क्या क्या आइगन वैल्यूज़ हैं, एम जी एम, पार्टीशन करने की ट्राई करो। तो जेसी फॉर्म जो भी निकलती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो सिमिलर मैट्रिक्स की बड़ी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जो मेन मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब तो सब सेम ही होती हैं, तो हम चाहे उसकी जेसी फॉर्म को स्टडी करें चाहे मैट्रिक्स को कर लें। जैसे ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म होता है, तो वहाँ आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स को स्टडी कर लिया जाता है ताकि वो आसान पड़े हमें। तो आसान काम करने की कोशिश में हम ये नई नई फॉर्म्स और आइसोमॉर्फिज्म्स निकालते हैं, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं होता कि मुश्किल चीज़ को स्टडी किया जा सके। मैम बन गई। पूरी जैसी फॉर्म बन गई क्या? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। हाँ मैम बन गई। ठीक है, बाकियों को भी बनाने दो। मैम हम्म यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज आएगा, एक तो समझ में आ गई मैम, हम्म 6 होगा मैम, हम्म तो और दो क्या होगा मैम, इसको कैसे पता लगाऊं? एक मैंने बता मतलब रखा है आपको एक चीज़, बाकी दोनों ने यूज़ भी करी होगी, वो भूल गए हो आप। एक और तरीका था मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ निकालने का। डिटरमिनेंट 0 है मैम। मैम ये ट्रेस वन मैट्रिक्स है। तो रैंक वन मैट्रिक्स। रैंक मैम वन। रैंक वन तो रैंक ट्रेस वन मैट्रिक्स विद ऑफ ए ट्रेस नॉन जीरो जीरो। जीरो होगा। हाँ हाँ, रैंक वन मैट्रिक्स विद ट्रेस नॉन जीरो, इसका हमने पढ़ा था। चाहे ट्रेस जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, खैर उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रैंक वन होती है तो हमें पता चल जाती है आइगन वैल्यूज़। गिवन ओनली
लिखूं आइगन वैल्यूज? चलो ये आ गई आइगन वैल्यू सबकी। एकता और निर्मल्य आपकी। हाँ मैम। हाँ मैम। यस मैम। अच्छा AMGM बताओ। चलो एकता आप बताओ। मैम GM नहीं निकला है, AM 1 और 2 होगा। AM 1 और 2 होगा। GM तो मैट्रिक्स से ही निकल जाएगा ना। इसका 6 का GM कैसे निकलेगा? नलिटी ऑफ A 1 माइनस 1 सिक्स होगा। आई। और इसका GM कैसे निकलेगा? मैम वन 6 वन का बन एम जाएगा, 1 2 अगर आएगा। 1 है तो मैम जीएम भी तो 1 होगा। एक मिनट रुकना। क्या व्हाट्सएप नंबर ही आ रहा है, बार बार बदल बदल के आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में बदल जा रहा है। खोल क्यों रही है? तो खोल ही नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में बदल क्यों रहा है? क्या बदल रहा है? नंबर बदल जाता है। तीसरी बार बदला नंबर। कहाँ से फेक नंबर है, क्या है, क्यों आ रहा है? KBC कौन सा भाई? KBC में किसने ऐड कर लिया हमें? वही तो। 155 लोग हैं। ग्रुप है, नंबर थोड़ी बदल रहे हो, नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट 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 लेफ्ट। अच्छा स्पैम है। गलत होगा कुछ। लो खत्म कर दिया। चलो बार बार नंबर रिपोर्ट आ कर दिया। ठीक है। नलिटी ऑफ A माइनस 6i क्या निकल के आया? 1 आया होगा। 1 है। वैसे वहां पे निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 एक ही बार आ रही है तो उसकी GM मैक्स टू मैक्स 1 ही हो सकती है। ठीक है। AM 1 आ जाए तो GM को तो आंख बंद करके 1 लिख दिया करो। अब बात रह गई इसकी AM है, 0 की AM 2 है तो इसकी वो क्या है? अब रैंक 1 मैट्रिक्स आप पहले ही बोल चुके हो, रैंक 1 है तो मैट्रिक्स का, तो रैंक ऑफ A माइनस 0i, इस बात को हमेशा यूज किया करो। A माइनस 0i का रैंक 1 है, क्योंकि नलिटी जो रैंक ऑफ होगा A 1 है, 3 तो माइनस नलिटी ऑफ A माइनस 0i कितना होगा? 3 माइनस 1। 3 माइनस 1। ठीक है। तो नलिटी इज 2 ही निकाली थी सबने, मैंने तो कुछ और ही बता रहा था। यस मैम। हाँ मैम। हाँ मैम, मेरा गलती हो गया। मतलब वैसे एक मैंने बात रैंक बताओ, लिख दिया था। एक बात बताती हूँ। रैंक 1 मैट्रिक्स लिख लो कहीं पे, अभी इसका जस्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। रैंक 1 मैट्रिक्स है और ट्रेस नॉन जीरो है किसी मैट्रिक्स का, तो पक्की बात है ये मैट्रिक्स की AM और GM कॉरेस्पॉन्डिंग टू किसी भी आइगन वैल्यू लैम्डा दोनों बराबर ही होने वाली है, क्योंकि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है इसलिए। खैर हम उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो AM GM इनकी बराबर होती है। क्यों होती है? लॉजिकली इसको देख लेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। AM GM आ गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको वही काम करना है जो पहले ही बताया गया था आपको। 1 के पार्टीशन करने हैं, 1 का 1 ही पार्टीशन हो सकता है। ठीक है। 1 का तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। 2 के पार्टीशन करने हैं जिसमें 2 टर्म्स हो, तो क्या होगा इसका? 2 टर्म्स वाला 1 + 1 ही होगा। ठीक है। अब इसमें से ये वाला सिलेक्ट होगा। अच्छा मिनिमल तो हम निकाल नहीं रहे, हम तो JC फॉर्म निकाल रहे हैं। ठीक है। तो अब JC फॉर्म के लिए ये कौन सी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग था? ये 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग था और ये 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग था। तो यहाँ पे जो जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे ऊपर, तो क्या बनेगा? अंदर तो 6 आ जाएगा, और कितने ऑर्डर का बनेगा वो ये बता रहा है, 1 ऑर्डर का। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स बनेंगे, एक इससे एक इससे, अंदर तो 0 आ जाएगा, और कितने ऑर्डर का आएगा वो ये बता रहा है। ठीक है। कहीं पे जरा सा भी डाउट हो तो बताओ। बढ़े आगे। तो ये 3 ब्लॉक्स आ गए हमारे पास। अब इन 3 ब्लॉक्स को लिख दो। JC फॉर्म बनानी है आपको। कितने ऑर्डर की बनेगी मैट्रिक्स? एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, दो तीनों को ऐड करेंगे 3 × 3 ऑर्डर की। ओरिजिनल मैट्रिक्स भी तो 3 × 3 ऑर्डर की थी। सिमिलर मैट्रिक्स का ऑर्डर भी तो सेम होता है। तो J16 बनेगा, यहाँ J10 बनेगा, और यहाँ J10। सारे 1 ऑर्डर के होंगे। 1 ऑर्डर का ब्लॉक बनाना कितना आसान होता है हम देख चुके हैं पहले ही। J16 क्या होगा? सिंपली कुछ नहीं होगा, 6 होगा। J10 क्या होगा? 0 होगा। और J10 फिर से क्या होगा? 0 होगा।
बस उसके अलावा जितनी एंट्रीज है सब जीरो आएंगी क्योंकि वन ऑर्डर के ब्लॉक्स थे। समझ में आ रही है बात? ये आ गई इसकी हाँ जेसी फॉर्म, किसकी? ए की। मतलब ए मैट्रिक्स इसके सिमिलर है। अब चेक करते हैं सिमिलर है कि नहीं है। डीसी टर्म सेम होना चाहिए। मेरे को ये कंफर्म करना है कि ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में होता है कि नहीं। चलो फिर भी एक बार इसको मुझे याद दिला देना, मैं कंफर्म करके बताऊंगी कि डीसी टर्म इफ एंड ओनली इफ सिमिलर ये होता है कि नहीं। लेकिन अभी के लिए डीसी टर्म एक बार चेक कर लेते हैं कि इनका सेम आ रहा है कि नहीं। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या था? क्योंकि वो रैंक वन मैट्रिक्स थी, हमें पता है उसका डिटर्मिनेंट जीरो था। यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिख रहा है डिटर्मिनेंट जीरो है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या थी? x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ से बना सकते हो ना आप कैरेक्टरिस्टिक, am की हेल्प से ही पता चलती है कैरेक्टरिस्टिक। x माइनस सिक्स की पावर am, x माइनस ज़ीरो की पावर am, इसकी am क्या है? 2। तो x माइनस सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये बन रहा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सिक्स। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। नीचे आके देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स। डी सी टी ट्रेस। अब ट्रेस को चेक करते हैं। ऊपर वाली की ट्रेस सिक्स थी, इसकी भी ट्रेस सिक्स है। आइगन वैल्यूज उसकी 6 0 थी, इसकी भी 6 0 है। ठीक है, और इवन आइगन वैल्यूज के एम जी एम वो सब कुछ बराबर आएगा। ठीक है, ई आइगन वैल्यूज आर, आर यानी ऊपर वाली की रैंक 1 थी, नीचे वाली की रैंक साफ साफ दिख रहा है 1 है। एम मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मिनिमल पॉलिनोमियल पे बात आती है, तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगी? जरा बनाना। हमने जेसी फॉर्म तो बना ली, मिनिमल नहीं पूछी मैंने आपसे। इसकी मिनिमल निकाल के दिखाओ। x इंटू एक्स माइनस सिक्स। x इंटू एक्स माइनस सिक्स। जिसने नहीं निकाली वो निकाल के देख ले, कोई जल्दी नहीं है, मुझे समझ में आना चाहिए। इन्हीं की हेल्प से बनेगी। ये 1 को 1 में डिवाइड किया, 2 को 1 + 1 में डिवाइड किया, उसमें से हम मैक्सिमम सिलेक्ट करते थे। कर लो सिलेक्ट मैक्सिमम। हाँ मैम हो गया। सबका हुआ? जिसका नहीं हुआ मैं रुक जाती यस हूँ। मैम हो गया। ठीक हाँ है, मैम हो गया। ठीक है, चलो। तो आप समझ गए होंगे। इसकी मिनिमल निकाल लोगे बहुत आसानी से, वो भी यही आने वाली है इस मैट्रिक्स में से। बस चाहे इसको सेटिस्फाई करा के देख लो x इंटू एक्स माइनस सिक्स, चाहे निकाल के देख लो मिनिमल, आपकी मर्जी है। इसकी भी वही आने वाली है। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स सुंदर लग रही है, पहले सुंदर थी? ए सुंदर थी या उसकी जेसी फॉर्म सुंदर है? जेसी जेसी फॉर्म। फॉर्म ही तो सुंदर लग क्योंकि रहा है। जेसी फॉर्म में 0 0 ज़्यादा है ना, इसीलिए बनाने का फ़ायदा है। अब उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में रिड्यूस करके कितना आसान लग रही हैं चीज़ें। इस मैट्रिक्स की अगर मैंने आइगन वैल्यूज़ पूछी होती तो निर्मला आपको प्रॉब्लम ना होती, जल्दी से निकाल देते। खैर प्रॉब्लम उसमें भी नहीं होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। रैंक 1 मैट्रिक्स है तो क्या होगा। मैम चलो। ऊपर वाली जैसी फॉर्म जो है उसको हम मतलब 0 0 6 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 6 0। हाँ बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो। ये मुझे बताना चाहिए था, मेरे दिमाग में नहीं आई। अच्छा है पूछ लिया। 0 6 0 0 0 6 ऐसे कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो ब्लॉक्स लिखे हैं ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, पर मैम अगर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकलना पड़ेगा तब तो मैम उसका आइगन वैल्यूज तो निकलना ही पड़ेगा मैम। किसकी? मतलब मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है, उसका जॉर्डन कैनोनिकल अच्छा फॉर्म ये पूछ कह लेता रहे है। हो। हाँ। अब वो तो खैर निकालना पड़ेगा, पर मैं ये कह रही हूँ ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना। अगर ये किसी ने बता दिया होता कि ये मैट्रिक्स ऊपर वाली मैट्रिक्स के सिमिलर है, तो आप इसकी आइगन वैल्यूज निकालना पसंद करते या ऊपर वाले की? आप कहते नहीं मैं तो इसकी निकालूंगा।
नहीं नहीं मैम, मैं तो लास्ट वाला ही निकालूंगा। हाँ ऑब्वियसली मैं भी वही निकालूंगी, कौन इतनी मेहनत करेगा। ठीक है, चलो ये तो फिर भी सिंपल मैट्रिक्स थी, और टेढ़ी मेढ़ी मैट्रिक्स हो तो हम जेसी फॉर्म के आइगन वैल्यूज निकालेंगे। जो डायगोनल में पड़े एलिमेंट्स है वही तो जेसी फॉर्म की आइगन वैल्यूज होती हैं, क्योंकि नीचे तो जीरो ही आता है, ऊपर कुछ भी आता रहे हमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे ट्रायंगल बनता है ये, है ना। इसके डायगोनल पे पड़े एलिमेंट्स जेसी फॉर्म के, यही तो इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। इतना आसान है यहाँ पे आइगन वैल्यूज निकालना, क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सिंपल सी बात है। चलो, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल दे दी जाए तो भी आप जेसी फॉर्म निकाल सकते हो। जैसे कैसे निकालेंगे हम, अगर मैट्रिक्स नहीं बताई हमें सिर्फ इतना बता दिया गया, सी एच किसी मैट्रिक्स की x माइनस वन का होल क्यूब x माइनस टू रेज टू पावर वन, मिनिमल x माइनस वन होल स्क्वायर x माइनस टू रेज टू वन। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब अब हमें इसकी जेसी फॉर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखो मिनिमल में ये जो एलिमेंट आया ये कैसे आया होता है, तीन के पार्टीशन किए होंगे आपने, ये टू जैसे आया है, थ्री के पार्टीशन किए होंगे, उस पार्टीशन में से मैक्सिमम एलिमेंट उठाया होगा और वो मैक्सिमम एलिमेंट टू आया होगा, तब आपको ये टू मिला है यहाँ पे। मतलब थ्री के कुछ ना कुछ पार्टीशन किए होंगे, टू प्लस समथिंग, जिसमें से मैक्सिमम टू आया होगा। ठीक है, और उसमें से आपने टू सिलेक्ट किया है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए नहीं होगी। जैसे कि बस एक केस है तो मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ। जैसे कि चलो, अगर यहाँ पे x माइनस वन रेज टू पावर फाइव होता और x माइनस वन रेज टू पावर टू आता, मतलब कैरेक्टरिस्टिक में ये फैक्टर होता, मिनिमल में ये फैक्टर होता, तो आपने क्या किया होगा, फाइव के पार्टीशन किए होंगे और उसमें से देखा होगा मैक्सिमम कौन सा है, ऐसा ही किया होगा। यस मैम। तो इसके दो तरीके से किए जा सकते हैं ना, टू प्लस वन और टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ये दो तरीके से किए जा सकते हैं। फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, फिर आप कहोगे पता नहीं ये वाला था कि ये वाला था, वो कंफ्यूजन हो सकती है। पर अगर कंफ्यूजन हटाई जा सकती है, ऐसी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही। जैसे कि थ्री के पार्टीशन करते टाइम ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। थ्री के पार्टीशन, कौन सा पार्टीशन ऐसा होगा जिसमें टू मैक्सिमम आ रहा हो, टू प्लस वन, और कोई है ही नहीं इसके लिए पॉसिबिलिटी। उधर आपने वन के पार्टीशन किए, उसमें से वन का पार्टीशन ऐसा कौन सा होगा, वन का तो पार्टीशन ही एक है जिसमें से वन मैक्सिमम आ रहा हो। समझ रहे हो। हाँ मैम। हाँ मैम। उल्टा काम करना है थोड़ा सा सोच के। तो अब यहाँ पे आपने पार्टीशन पता कर लिए तो बस आपको जेसी फॉर्म भी पता लग जाएगी। थ्री का टू प्लस वन आ गया और वन का वन आ गया, तो जेसी फॉर्म कैसे निकलेगी, इसके जॉर्डन ब्लॉक्स में लिख देती हूँ, फॉर्म तो आप बना ही लोगे, उसमें एक्सपर्ट हो ही गए हो। जे टू, टू ऑर्डर का बनेगा एक, क्योंकि यहाँ पे टू लिखा हुआ है। किस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये, वन आइगन वैल्यू है। देखो यहाँ पे वन आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जे टू वन और जे वन वन, ये वाला वन यहाँ से आया। ठीक है, और ये भी वन ऑर्डर का बनेगा, लेकिन ये किस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है देख लेते हैं उसको भी। जे, अच्छा ये टू आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो अंदर आइगन वैल्यू लिखेंगे और बाहर इसका ऑर्डर दैट इज वन। तो अब इसकी मैट्रिक्स फटाफट बना के दिखा दो मुझे, जल्दी से जल्दी। समझ में जिसको नहीं आया वो दोबारा पूछ ले, जिसको आ गया वो बनाए आगे।
ये टेबल आपको याद करनी होगी ताकि जब आप पार्टीशंस बना रहे हो तो कोई छूटे ना। 1 के पार्टीशन कितने होते हैं? 1 ही होता है। 2 के पार्टीशंस 2 होते हैं। क्या हुआ? 8 के 22 होते हैं मैम। अच्छा, ये गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना ही याद कर लो, इससे ज़्यादा याद करने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़े बहुत पार्टीशंस आपके ग्रुप थ्योरी में भी काम आएंगे, तो वहाँ के लिए भी आपको याद कर लेने चाहिए। 1 के 1, 2 के 2। अब देखो ये प्राइम नंबर्स में चलता है 11 तक, तो 11 तक तो कॉन्टिन्यूसली आप प्राइम नंबर्स याद कर लो। 1 के 1, 2 के 2, 3 के 3। अब इसके बाद 4 के 5 नेक्स्ट प्राइम, 5 के 7 नेक्स्ट प्राइम, 6 के 11 नेक्स्ट प्राइम, 7 के 15, 8 के 22 याद कर लो। क्योंकि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टीशन पता होंगे तो जैसे आप 5 के बना रहे हो, आपको पता है 5 के 7 बनने हैं, फिर आप देखते जाओगे ना कि मैंने ये वाला इसमें कितने कमी रह गई, कोई बच तो नहीं गया इंक्लूड करने से। इसलिए नंबर ऑफ पार्टीशंस पता होने चाहिए। ये टेबल बना लो। अब डायगनलाइजेबिलिटी पे हम आएंगे। मैट्रिक्स सबकी बन गई है? यस मैम। जरा मुँह ज़बानी बता दो रो वाइज। 1 1 क्या बनेगी? 4 ऑर्डर की है। 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2। ठीक है, सबकी यही आ रही है? समझ में आ गई ना सबको? नहीं आई तो एक बार फिर से रिपीट यस कर। मैम, समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, डायगनलाइजेबिलिटी पे आते हैं। अब आप कुछ भी कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो उसकी बना लोगे। वंस आपको आइगन वैल्यूज पता चल गए जाएं, आप उसकी वो जेसी फॉर्म बना लोगे। डायगनलाइजेबिलिटी करते टाइम हमें 8-10 पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखना होगा। कोई भी मैट्रिक्स कब डायगनलाइजेबल होगी। अब डायगनलाइजेबिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं टी एक्स इज इक्वल टू, क्या बोल रही थी मैं, मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है टी, मान लेते हैं Rn टू Rn, तो जब हम इसकी मैट्रिक्स ऑफ एलटी निकालते हैं तो इसमें भी हमें आसान काम करने की दिक्कत है। हम चाहते हैं कि और आसान हमें काम करना हो, तो जो मैट्रिक्स निकालते हैं मैट्रिक्स ऑफ एलटी, हमें पता है हर बेसिस के हिसाब से अलग अलग मैट्रिक्स बनती हैं। कितनी मैट्रिक्स ऑफ एलटीज आती हैं? अलग अलग बेसिस ले लो और उसके हिसाब से इन्फाइनेटली मैनी बेसिस मैट्रिक्सेस आ जाएंगी। मैट्रिसेस ऑफ एलटी इनफाइनाइट आएंगी ना। स्टैंडर्ड ले लोगे उसके हिसाब से डायरेक्ट लिख दोगे आप, कोई और बेसिस ले लिया उसके हिसाब से। इनफाइनाइट बेसिस हैं तो इनफाइनाइट मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस भी होती हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमें कोई ऐसा बेसिस मिल जाए, कोई भी ऐसा बेसिस एग्जिस्ट कर जाए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ऑफ एलटी डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? ये हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस ट्रांसफॉर्मेशन में पॉसिबल है जो डायगोनलाइजेबल हो, या उस मैट्रिक्स के लिए किया जा सकता है जो डायगोनलाइजेबल हो। जैसे मैंने ऊपर आपको जो मैट्रिक्स बताई उसको ट्रांसफॉर्मेशन से एक बार रिलेट करते हैं। ये जो मैट्रिक्स थी ये किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स थी, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर बेसिस की हेल्प से आई होगी। इसके लिए जो जेसी फॉर्म बनाई ये भी ट्रांसफॉर्मेशन थी, उसी मैट्रिक्स थी उसी ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन ये किसी अलग बेसिस के रिस्पेक्ट में आई होगी। तो वो बेसिस कौन सा है जिसके रिस्पेक्ट में ये आई होगी? एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल गई ना। तो कोई अगर ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर रहा है तो वो इस मैट्रिक्स की बजाय किस मैट्रिक्स को प्रेफर करेगा? नीचे वाली मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स को। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है हमें चीज़ों का, इसलिए हम सिंप्लीफाइड मैट्रिसेस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। डायगोनल मैट्रिसेस सबसे अच्छी होती हैं सिंप्लीफिकेशन के मामले में, उसमें फिर स्केलर और बाकी सब चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये काम है कि हमारा मेन एम है किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, वो बेसिस पता करना। खैर बेसिस वेसिस उसकी सब अलग कहानी है। तो मैट्रिक्स ऑफ एलटी ऐसी निकालना सच दैट वो डायगोनल हो, पर हमेशा डायगोनल एग्जिस्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगी? इफ़ एंड ओनली इफ
जो मैट्रिक्स हो वो डायगनलाइजेबल हो या जो ट्रांसफॉर्मेशन हो वो डायगनलाइजेबल हो। ठीक है, ये तो हो गया मोटिवेशन कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, अब हम उस पर बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मोटिवेशन मिल गया पढ़ने का। हाँ मैम, इसका नोट और एक बार बता दीजिए। मैम क्या इसका नोट? कब अपलोड करोगे? इसका नोट जो मैं पीडीएफ बना के दूंगी उससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन अपलोड कर दूंगी मैं कल कर दूंगी। कल एक क्लास है ना, 2 क्लासेस की वजह से मेरे ऊपर भी प्रेशर आता है, मेरे काम भी कम हो पा रहे हैं। ठीक है, कल कर दूंगी। मिनिमल पॉलिनोमियल का तो एटलीस्ट कर ही दूंगी, बस एक बार बैठ के 2-3 घंटे चाहिए इसको लिखने के लिए, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाकी हाँ जो मैम। पीडीएफ जो मेरे पास लिखा हुआ वो तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। वो भी साफ सुथरा है, ऐसी बात नहीं है, कुछ गंदा नहीं है, समझ में आपके अच्छे से आ जाएगा। तो क्या कह रहे थे, एक बार और रिपीट कर दूं। एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारा मेन एम है ऐसी मैट्रिक्स ऑफ एलटी निकालना। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितनी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं? इनफाइनाइट होती हैं, क्योंकि उसके लिए इनफाइनाइट बेसिस है, हर बेसिस के लिए अलग ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, आपको ये बेसिस दे दिया गया, इसके रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन निकालो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, लेकिन ऐसा हम कोशिश करते हैं कि क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस पर्टिकुलर टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी जो मैट्रिक्स डायगोनल हो। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर ये है कि यह हमेशा संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल बोलो, या इसी इतना ही समझ लो, जब केवल और केवल तभी संभव है जब टी डायगोनलाइजेबल हो। जब ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनलाइजेबल होगी तभी आपको ऐसी मैट्रिक्स ऑफ एलटी मिल पाएगी जो डायगोनल हो, किसी न किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में वो मिल जाएगी। नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, तो हम जेसी फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। देखो, ये एक तरीका है सिमिलर सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स निकालने का। और भी तरीके होते हैं, सिर्फ जेसी फॉर्म नहीं होता, और भी तरीके होते हैं, पर हमारा जो कोर्स होता है, जितना भी बीएससी एमएससी में हम पढ़ते हैं, वो यहीं तक लिमिटेड होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लीनियर अलजेब्रा बड़ी चीज़ है, इसके अलावा भी अदर मेथड्स हैं, लेकिन हम जेसी फॉर्म तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं मिली तो मैट्रिक्स से भी हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आइगन वैल्यूज के बारे में आपको मोटिवेशन दिया था, क्योंकि आइगन वैल्यूज क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं। tx इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ऐसा कोई वेक्टर निकालना चाहते हैं सच दैट उसकी ट्रांसफॉर्मेशन उसका स्केलर मल्टीपल आ जाए। फिर वहां से आइगन वेक्टर का कंसेप्ट आया, और फिर वेक्टर का कंसेप्ट आया, तो फिर आइगन वैल्यू का कंसेप्ट भी आया। इसी तरह यहाँ हम सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, और सबसे अच्छी मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स। एक ट्रांसफॉर्मेशन को उसकी मैट्रिक्स से समझा जा सकता है, उससे स्टडी किया जा सकता है ना। और अगर वो मैट्रिक्स डायगोनल हो जाए तो कितनी आसान हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर डायगोनल नहीं भी मिली तो भी हमने देखा कि अगर जेसी फॉर्म निकालेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से तो सिंप्लीफाइड ही होगी, क्योंकि उसमें 0 0 0 ज़्यादा होंगे। बस ये बात है। ठीक है, और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में जितना है उससे ज़्यादा ही हम कर रहे हैं। हाँ मैम, समझ में आ गई। चलो ठीक है, फिर हम डायगोनलाइजेबिलिटी शुरू करते हैं। तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, लिख लो। ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, कितना लंबा वर्ड है ये, डायग लिख देती हूँ बस मैं। इफ एंड ओनली इफ इट इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, अब ध्यान से सुनना, तो उसकी जेसी फॉर्म पक्की बात है एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी। कहीं ऐसा मत सोचना कि जेसी फॉर्म तो डायगोनल आएगी नहीं, क्या पता डायगोनलाइजेबल भी हो, सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स भी हो, पर जेसी फॉर्म निकालें तो वो डायगोनल ना आए। नहीं, जेसी फॉर्म निकालोगे तो वो डायगोनल ही आएगी अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो। इफ एंड ओनली इफ की ये बात भी लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर वो डेफिनेशन है
डेफिनेशन कह लो या थ्योरम कह लो, ऐसे ही हाँ दोनों ही बोल सकते हो इसको, डेफिनेशन की तरह ट्रीट कर लो इसको। ठीक है, अब डायगोनल कोई मैट्रिक्स सिमिलर कब होती थी? सिमिलैरिटी के लिए क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसको याद करो। सिमिलैरिटी के लिए हम ये पढ़ते थे, कोई मैट्रिक्स A इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट कैन बी रिटन एज PDP इनवर्स इफ देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर, P आपको पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सच दैट A इज इक्वल टू PDP इनवर्स, और ये D क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स। D मैंने क्यों लिखा है? डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए। तो हो गया, किसी मैट्रिक्स को अगर PDP इनवर्स की फॉर्म में लिखा जा सके तो वो डायगोनलाइजेबल होगी। क्यों? क्योंकि बीच में जो मैट्रिक्स है A और D, यहाँ पे A और D में क्या रिलेशन होता है? सिमिलैरिटी का। तो अगर D डायगोनल है तो ये डायगोनलाइजेबल हो गई मैट्रिक्स, मतलब सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो जो ऊपर मैंने जेसी फॉर्म वाली बात लिखवा दी वो खैर रिजल्ट में लिखी हुई है मैंने नीचे, मैंने अब देखा। मैम एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। हाँ, और करूं? नहीं मैम ठीक है। पहला, सारे रिजल्ट्स नोट करते जाओ, साथ साथ समझते जाएंगे। डायगोनलाइजेबल, बस मैं इतना लिख रही हूँ, आगे डॉट लगा रही हूँ। डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ, ऊपर भी लिखा था मैंने ये, जेसी फॉर्म इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 2, क्या डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी? क्या कोई डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी? यस मैम। बिल्कुल यस नहीं, मैम। क्योंकि एवरी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ये कैसे प्रूव करोगे इस डेफिनेशन से कि एवरी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इटसेल्फ? दिमाग लगाओ। मैम आई और आई इनवर्स हो जाएगा, मतलब Exactly, पी को अगर आई ले बिल्कुल, बहुत अच्छे। कोई भी मैट्रिक्स A इज सिमिलर टू इटसेल्फ, बिकॉज मैं A को ऐसे लिख सकती हूँ, आई इनवर्स। सिंपल, कोई ना कोई एग्जिस्ट करानी थी ना आपको, देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, तो यहाँ पे वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिंपल। ठीक है, सिंस एवरी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू itself, therefore diagonal matrices is diagonalizable। पॉइंट नंबर 3, अब देखो, अब अलग अलग पॉइंट्स आने लगे हैं। ए मैट्रिक्स इज diagonalizable if and only if AM is equal to GM for all lambda I, that is all eigenvalues of lambda A मैट्रिक्स। क्या मतलब है? किसी भी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग AM और GM बराबर हो जाएं, किसी भी मैट्रिक्स की हर एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग AM और GM बराबर हो जाएं। ऊपर आते हैं, ये मैट्रिक्स थी A मैट्रिक्स, इसमें 6 की AM 1 आई थी और GM भी 1 आई थी, तो इस केस में AM और GM 1 थे, सेम थे। 0 जो आइगन वैल्यू थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग AM क्या आई थी? 2, और GM भी 2 ही आई थी, तो AM और GM हर एक आइगन वैल्यू के लिए सेम है। ऊपर भी 1 2 है, नीचे भी 1 2 है, सेम सेम है ना? हाँ मैम। तो इसलिए ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल थी, इसीलिए इसकी जेसी फॉर्म डायगोनल मैट्रिक्स आई थी। 2 पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे, रिलेट हो रहे हैं ऊपर से, 2 पॉइंट्स लिख चुकी हूँ अभी तक मैं। हाँ मैम, अब समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसे तो 3 लिख चुके हैं, पर ये सेकंड वाला उससे रिलेट नहीं करता क्योंकि गिवन मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं थी, पर कोई बात नहीं, बाकी 2 कर रहे हैं ना।
डायगोनल मैट्रिक्स की जैसी फॉर्म क्या बनेगी, चलो सेकंड पॉइंट पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर फर्स्ट और थर्ड क्लियर है ऊपर वाले से तो मैं थर्ड पे डिस्कशन करती हूँ, जिसको क्लियर नहीं है वो बताएं। सेकंड पे डिस्कशन करते हैं, सॉरी। सेकंड में जैसे ये मैट्रिक्स है 1 0 5, अब ये मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स दिए मैंने आपको, तो इसकी जेसी फॉर्म क्या बनेगी, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके रिगार्डिंग। इसकी जब आप टेबल बनाओगे तो क्या होगा, 1 0 5 डिस्टिंक्ट है, खैर इस केस में तो आइगन वैल्यूज नहीं भी होते हैं डिस्टिंक्ट, चलो 1 5 5 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 5 5, ठीक है। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग AM 1 है तो GM भी 1 ही आएगी। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग AM, सॉरी 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग AM क्या है, अब आप लोग मुझे बताते जाओ, मैं नहीं बोलूंगी। 2। GM क्या आएगी, निकाल के देख लो, दिक्कत हो रही है, निकाल के देख लो, निकाल के बताओ मुझे। मैम 2 आएगी। 2 आएगी मैम, 2 क्योंकि आएगी। रैंक 1 आएगी तो नलिटी 2 आएगी। सबको आया समझ में, यस नहीं आया मैम। तो बताओ। यस मैम। ठीक है, नलिटी ऑफ A माइनस रैंक 5 1 कैसे आएगी मैम, रैंक तो 2 है। रैंक नलिटी A माइनस 5 आई A की माइनस नलिटी 5 निकालनी आई है। का बोल रहा हूँ। वो डायरेक्टली बोल अच्छा। दिया उन्होंने। A माइनस 5 आई की रैंक क्या है, 1 आएगी, तो नलिटी ऑफ A माइनस 5 बाई 2 आएगी। वो साफ साफ दिख रहा है, जब 5 यहाँ से माइनस करोगे ये 0 0 और यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो आपको नलिटी दिख रही है 2 आ रही है इस मैट्रिक्स की, चाहे 2 0 रोज देख लो चाहे 2 0 कॉलम, ठीक है। तो नलिटी ऑफ A माइनस 5 आई होता है ये GM निकालने का तरीका, भूल मत जाया करो, ठीक है। तो यहाँ पे AM1 GM1 AM2 GM2, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल थी और यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है कि AM और GM बराबर आ रहे हैं हर केस में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऊपर हमने रिजल्ट लिखा है, कैसा लिखा है, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट लिखा है। ये सारे रिजल्ट जो अब बताऊंगी सारे इफ एंड ओनली इफ के हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं। समझ में आ रही है बात। The matrix is diagonalizable, थर्ड पॉइंट, if and only if AM is equal to GM। तो इसकी अब हाँ मैम। बनाना चाहो, अब शौक है तो इसकी बना लो, इसकी वो क्या बनेगी, जेसी फॉर्म। 1 के 1 को 1 में डिवाइड करेंगे, 2 को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 + 1। जैसे ही AM GM बराबर आ जाए, किसी भी नंबर को आप किसी भी P को 1 + 1 + 1 + 1 इसी में डिवाइड करोगे ना, क्योंकि ऊपर भी P लिखा होता है नीचे भी P लिखा होता है, तो P के P पार्टीशंस वाला ही P टर्म्स वाला पार्टीशन उठाना होता है, उसमें 1 1 1 1 होते हैं। फिर उसमें से मैक्सिमम उठाते हो तो 1 ही निकल के आता है। फिर वो जो मैक्सिमम उठाते हो वो मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर्स में जाता है, अभी मैं उस पर भी बात करूंगी। x × x - a × x - b × x - c इस तरीके से आता है ना। जैसे इस केस में क्या आएगा, x - 1 × x - 5। अब तो जो इसमें से मैक्सिमम होगा वो पावर्स में जाएगा, 1 का मैक्सिमम 1, यहाँ से 2 में भी मैक्सिमम 1 है, तो यही मैक्सिमम उठा के इसकी पावर में जाएगा, तो पावर में 1 ही तो जाएगा। मिनिमल पॉलिनोमियल की हर एक फैक्टर की पावर में 1 ही जाएगा, अगर मैट्रिक्स इस तरीके की हो गई जब सच दैट AM GM बराबर आ रहा हो। यहाँ तक की बात क्लियर है या मैं दोबारा बताऊं इस बात को। यस मैम ठीक है। यस मैम ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल अगर लीनियर फैक्टर्स में हो जाए तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाए तो मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स में होगी, उसको भी अभी हम लिखते हैं। तो जो आप इसके बनाओगे ब्लॉक्स वो क्या बनेंगे, J1 1 1 ऑर्डर के 3 ब्लॉक्स बनेंगे, बना के देख लेना। एक में 1 आएगा, एक और में 1 आएगा और एक में 5 आएगा, तो 1 1 5 इस तरीके का ही बनेगा आपका जो भी बनेगा। सो दिस विल ऑल्सो बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी जेसी फॉर्म। एकता समझ में आ रहा है, हाँ मैम। ज्ञानेश? यस मैम। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट पे आते हैं जो मैंने मिनिमल से भी रिलेट कर दिया है, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, वो लगता है दूर लिखा हुआ है थोड़ी, हाँ हाँ ये रहा, नेक्स्ट पॉइंट ही है वो। अ मैट्रिक्स, इतना लंबा मैं लिखी क्यों रही हूँ, अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, समझ जाना, इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल
इज इन लीनियर फैक्टर्स। अब ये बात समझ में आई क्यों लिखी गई है, क्योंकि जो मैंने काम ऊपर करके दिखाया वो जनरली हर एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए होल्ड होगा, दोनों तरफ से। अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही तो और एग्जांपल्स लेके देखना, और अभी चाहिए एग्जांपल तो मैं और लेके दिखाती हूँ। नो मैम, ठीक है। ठीक है, 4 हो गया। फिफ्थ, डायगोनलाइजेबल टोटल जीएम इज इक्वल टू एन। हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, फिर से वही बात हो गई, फिर से वही लिख देती हूँ, इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ टोटल जीएम इज इक्वल टू एन। टोटल जीएम मतलब सारे लेमडा आइज की जीएम निकाल के उनको ऐड कर दिया जाए, मतलब समेशन ऑफ जीएम। मैं अपनी नोटेशन में इसको लिख रही हूँ, ठीक है। जीएम लेमडा आइज, हर एक लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा आई सबकी जीएम्स को निकाल के उनको ऐड कर दोगे तो वो एन के बराबर आ जाए, मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। यहीं से एक और मैं लाइन लिख देती हूँ, इफ एंड ओनली इफ जेसीएफ कंटेन्स ब्लॉक्स ऑफ, एक सेकंड चीटी चढ़ गई, काट लेते हैं चीटियाँ। ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डर 1 ओनली। समझ गए? नहीं समझे? चलो एग्जाम्पल पे आते हैं। टोटल जीएम इज इक्वल टू एन क्यों बोला जा रहा है? देखो, किसी भी मैट्रिक्स के लिए जैसी फॉर्म हम देखते हैं एक बार, मतलब टेबल से देखते हैं, एएम जीएम लेमडा 1 लेमडा 2 डॉट 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 लेमडा आर, मान लो ये आइगन वैल्यूज हैं। हाँ, एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए। बस हाँ, वैसे मैं करने ही वाली थी पर हम P1 P2 डॉट 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 PR। अब अगर आप एक बात जानते हो जीएम के बारे में कि जीएम 1 से लेकर एएम के बीच में ही रहेगी, उससे ज़्यादा तो जानी नहीं है। अगर उससे एक बार भी स्ट्रिक्टली लेस हुई जीएम, सोच के देखो, जीएम अगर एएम से एक बार भी स्ट्रिक्टली छोटी हुई तो क्या होगा? यहाँ पे जो सम आएगा, मान लो एक भी छोटी हुई, बाकी सारे बराबर भी आ जाएं, एक भी छोटी हो गई, मतलब ये P1 -1 हो गई, तो इनका टोटल सम क्या होने वाला है? उसका टोटल सम तो एम एन ही होता है। इसको हम प्रूफ में के टच में भी लेने की कोशिश करते हैं। इसका टोटल सम तो एन ही होता है। अगर नीचे वाले में एक भी कहीं कम हो गया तो इसका टोटल सम n-1 हो जाने वाला है। चलो प्रूफ वाले वे से बताती हूँ, अगर समझ में ना आया हो तो। हम जानते हैं कि जीएम इज लेस देन इक्वल टू एएम है, पर इन्होंने दे रखा है जीएम्स को, हम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे K1 K2 इन नोटेशंस में लिखते हैं, ठीक है। जो पुरानी नोटेशंस हैं वही यूज़ करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। K1 K2 KR इनके लिए यूज़ की थी, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? M1 M2 MR। जो पहली नोटेशंस हैं वही यूज़ कर रही हूँ मैं। अब इन्होंने दे रखा है टोटल GM इज इक्वल टू टोटल GM, मतलब ये जो MRs का समय ये क्या है? इक्वल टू N है, M1 प्लस M2 प्लस MR प्लस डॉट 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 MR इज इक्वल टू N। लेकिन इससे पहले हम एक और बात जानते हैं कि इन K1 K2 KRs का सम तो हमेशा ही N आने वाला है, ठीक है। बट K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 KR इज इक्वल टू N, ठीक है। अब आप एक बात जानते हो कि इनका सम, ये जो भी सम आने वाला है, ये इससे छोटा या बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा? मतलब mi इज लेस देन इक्वल टू ki फॉर ऑल i,
summation mi is less than equal to summation ki for all I, but this is equal to n, मतलब इनका सम n आ रहा है, समेशन mi हमें m दे रखे हैं, और ये तो समेशन ki तो n होता ही है, तो कैसे लिखें यहाँ पे हम, n इज इक्वल टू समेशन mi इज लेस देन इक्वल टू, चलो यहाँ से लॉजिकली समझ जाओ, मैं वो लाइन लिखना चाह रही थी, और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे लिखूं, चलो लेकिन यहाँ पे लॉजिकली लॉजिक ही लगा लो, और तो मैं क्या ही बोलूँ। m1 m2 mr इन सब का सम अगर n आ रहा है, और हमें पता है कि हर m1 k1 से छोटा है बराबर है, m2 k2 से छोटा है बराबर है, mr kr से छोटा है बराबर है, क्योंकि ki's क्या हैं, am को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और mi's gm को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों का सम अगर n आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हर mi ki के बराबर ही तो होगा, क्योंकि इफ, हाँ ये कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल सकते हो, इफ सम mi इज लेस देन ki फॉर सम i, ऐसे भी लेके चल सकते हो, तो समेशन mi मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन समेशन ki, ठीक है, बाकी सारे इक्वल भी हो जाए, लेकिन एक अगर छोटा है तो समेशन mi करोगे वो समेशन ki से छोटा ही होगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ यहाँ से समझ सकते हो, आ रही है मेरी बात समझ में, या सब ऊपर से गया? मैम इसको एक बार दोबारा बता दो। एक मिनट, इसको रब कर देते हैं जो फालतू चीजें हैं। हमारे पास इतना है, हाँ मैम, ml इज इक्वल टू kl, ऐसे लिख देती हूँ फॉर सम l। इन्होंने कह रखा है टोटल gm इज इक्वल टू m, ये हमारे पास गिवन है, और ये हमारे पास ऑलरेडी होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि टोटल एम्स का सम n आता है, क्योंकि वो ऑर्डर के बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई ml मान लेते हैं, सपोज ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलो, सपोज ml इज लेस देन kl, मतलब एक gm ऐसी जरूर मिलेगी जो am से छोटी होगी स्ट्रिक्टली, तो अगर आप सम कर दोगे यहाँ पे, समेशन mi's निकालोगे, ये कम से कम एक l के लिए होगा, एक से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, तो समेशन mi निकालोगे वो स्ट्रिक्टली छोटा आएगा समेशन ki से। हाँ ये बात मैम, सही है कि हाँ नहीं? मैम, वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। तो n अच्छा लेस अच्छा, देन n आ तूने जाएगा, आया। कॉन्ट्राडिक्शन बाय इक्वेशन जो भी ऊपर दे रखी थी हमने, बाय मतलब इक्वेशन मैम वाले, am इक्वल टू gm हो जाएगा। हाँ am इज इक्वल टू gm हो जाएगा, मतलब am lambda is equal to gm lambda i for all lambda i। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता था, इसका मतलब डायगनलाइजेबल होगी जो भी मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में गिवन था ये, अगर टोटल gm n है तो कॉन्ट्राडिक्शन हम कुछ भी उल्टा सीधा लेके चले, और फिर हमने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन लेके दिखाया कि मान लेते हैं कोई एक छोटा होगा, तो फिर हमें यहाँ से पता चला कि सारे am gm बराबर है, मतलब इसका मतलब क्या लिख रही हूँ मैं, कि सारे mi सारे ki's के बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल हो गई बाय रिजल्ट नंबर, am इज इक्वल टू gm वाला रिजल्ट था रिजल्ट नंबर 3। 4 को नहीं, 5th को हमने 3 की हेल्प से प्रूव किया, 5th के इस वाले पार्ट को हमने रिजल्ट 3 की हेल्प से प्रूव कर दिया कि मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल। ये काम सारा इफ एंड ऑल लीफ में लेके चलना है, रिजल्ट इफ एंड ऑल लीफ में हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। और देखो ये काम भी है, इफ एंड ऑल लीफ जेसी फॉर्म अगर एक ऑर्डर के ब्लॉक कंटेन कर रहे हैं तो मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल होगी। एक ऑर्डर के ब्लॉक आएंगे तो बस फिर से लॉजिकली सोचना है, जेसी फॉर्म में एक ऑर्डर के ब्लॉक का क्या मतलब है कि जेसी फॉर्म क्या होगी, डायगनल बन जाएगी, और जेसी फॉर्म डायगनल होते ही मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल हो जाती है। मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है तो जेसी फॉर्म के पास और कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, डायगनल ही आएगी जेसी फॉर्म। क्यों? क्योंकि अगर डायगनल नहीं आई तो फिर मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल नहीं कहलाएगी बाय डेफिनेशन। ऊपर हमने डेफिनेशन फर्स्ट नंबर रिजल्ट पढ़ा था ना, तो JCF इज अ डायगोनल मैट्रिक्स या JCF कंटेन्स वन ऑर्डर के ब्लॉक्स, बातें की है, ठीक है। सारी बातें आपस में रिलेटेड हैं, कोई भी बात किसी भी दूसरी बात से अलग नहीं की जा सकती, इसलिए इतने सारे रिजल्ट इसमें बन गए डायगोनलाइजेबिलिटी में।
यहाँ तक किसी को कहीं डाउट रह गया हो तो बताओ, तब हम एक दो रिजल्ट्स और रहते हैं वो कर लेंगे। नो मैम, ठीक है। एक ये रिजल्ट है बस, ये इफ एंड ओनली इफ का नहीं, ये ध्यान रखना है आपको बहुत ध्यान से। इसका हम देखेंगे भी क्यों कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि अगर कोई मैट्रिक्स है, इफ A has distinct eigenvalues, then A is diagonalizable. अगर मैट्रिक्स के पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो वो डायगोनलाइजेबल होगी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आप लोग मुझे बता भी सकते हो इसका कन्वर्स एग्जांपल ट्रू क्यों नहीं है। मैम अगर कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स लीजिए और वो 1 2 2 डायगोनल पे रख लो। ऐसे रख हाँ लिया, हाँ बस हो मैम, गया। तो ये डायगोनल है लेकिन डायगोनल है, इसका डायगोनल है इसलिए मतलब डायगोनलाइजेबल है। डायगोनलाइजेबल है हाँ लेकिन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बट तो नहीं है। हाँ आइगन वैल्यूज आर नॉट डिस्टिंक्ट, नीचे लिख लो। सबको समझ में आई ये बात? उसका मैं अभी बताती हूँ वो कैसे सच है, लेकिन ये कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। समझ रहे हो? यस मैम। अब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी तो क्या होगा, ये बात आप खुद भी समझ सकते हो। जब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी तो फिर से उस टेबल पे आते हैं हम, सारा काम टेबल से ही है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n, क्योंकि n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ये अलग अलग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आपके पास आएंगी। तो हर एक आइगन वैल्यू की अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या बनेगी? या वन यही बनेगी। बनेगी। 1 1 1 तो और जीएम क्या जीएम भी बनेगी? 1 1 बनेगा। बस हो गया प्रूफ, या कुछ आगे यस बताना रह मैम। गया? am इज इक्वल टू जी एम आ गया हर एक लेमडा आई के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायगोनलाइजेबल हो गई मैट्रिक्स। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इंप्लाइज डायगोनलाइजेबल, लेकिन डायगोनलाइजेबल होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी, रेपिटेटिव भी हो सकती है। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो, समझ गए सारी बात। रैंक 1 मैट्रिक्स विद ट्रेस नॉन जीरो इज थैंक यू आल्सो मैम। डायगोनल। रैंक 1 मैट्रिक्स कौन से नंबर का पॉइंट है, मैं तो ये भूल जाती हूँ, 7th पॉइंट है ये। रैंक 1 मैट्रिक्स विद ट्रेस नॉन जीरो, कुछ याद आ रहा है? मैंने आज इसके क्लास में एक एग्जांपल भी कराया है, रैंक 1 मैट्रिक्स। हाँ मैम, आपने बोल रखा है कि उसके लिए कौन सा ए इक्वल टू जी एम होता है। बोल दिया था मैंने, जनरलाइज कराया था इस चीज को। नहीं मैम, रिजल्ट बताया था। अच्छा ठीक है। मैम ये फाइनली पता है क्या? रैंक 1 मैट्रिक्स इज, एक मिनट पहले पूरा लिखने तो दो। रैंक 1 मैट्रिक्स विद ट्रेस नॉन जीरो, ये भी इफ एंड ओनली इफ नहीं है, इम्प्लाइज डायगोनलाइजेबल, मतलब या फिर ऐसे लिख लो इज डायगोनलाइजेबल। रैंक 1 मैट्रिक्स इसका ट्रेस नॉन जीरो हो, वो डायगोनलाइजेबल होगी। क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा, आपसे ही पूछती हूँ मैं। नहीं होगा मैम। ऊपर ही नो एग्जांपल मैम, बताया था कन्वर्स नहीं मैंने ट्रू आपने, होगा। कन्वर्स के लिए यही एग्जांपल है। ये रैंक 1 मैट्रिक्स भी नहीं है, ट्रेस जीरो भी नहीं है, लेकिन ये डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, वो तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है कि हाँ रैंक 1 मैट्रिक्स जो होती हैं वो सब डायगोनलाइजेबल होती हैं। इसका एक जनरल प्रूफ बता दो, हमें ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रैंक 1 मैट्रिक्स के अंदर, अब ध्यान से देखना, आइगन वैल्यूज का सेट बताओ मुझे पहले, बहुत प्यार से देखना इस चीज को। सेट ऑफ मैम ट्रेस और 0 से 0। ट्रेस और 0 0 0 0 0। रैंक 1 मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए, कोई और पेन लेते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो रैंक ऑफ ए माइनस 0 आई, मैं बार बार इस चीज को यूज करती हूँ, आप भी बार बार इस चीज को यूज किया करो। रैंक ऑफ ए माइनस 0 आई इज 1, तो नलिटी ऑफ ए माइनस 0 आई क्या आ जाएगा यहाँ से? n-1। मुझे आपकी मदद चाहिए ये टेबल बनाने के लिए।
बताओ आप मुझे। एक ट्रेस है यहाँ पे आइगन वैल्यू और एक जीरो आइगन वैल्यू है, AM और GM। तो ये n-1 आ गया नलिटी ऑफ A-0 आई, क्योंकि मैट्रिक्स का साइज में लेके चली थी n क्रॉस n। ठीक है, अब बताओ AM-GM का सेट बना दो फटाफट, पूरी टेबल कंप्लीट कर दो। एक तो आप ट्राई करो। मैम 1n-1 1n-1। इतना फास्ट, एकदम राजधानी एक्सप्रेस था ये तो। समझ में आया सबको? यस मैम। हाँ बताओ न्यानेश, आप बताओ, मैंने तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देगा। 1 1 और 0 की 1 n-1 आएगी। जीरो की AM n-1। हाँ अब GM बताओ। GM 1 n-1। क्या आप दिख रहा है आपको मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है? AM इक्वल टू GM आ रहा है हर केस में। यस मैम। मैंने जनरलाइज करके इसको कैसे कराया, ये 3 स्टेप समझ में आए? चौथा स्टेप भी समझ में आ गया होगा। ट्रेस की AM 1 होती है, ट्रेस केवल एक ही बार आती है, तो ट्रेस की AM तो 1 ही होती है, इसीलिए उसकी GM भी 1 होती है। बताओ सबको क्लियर है? चारों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। दोबारा से बताओ। यस देखो ट्रेस है इसकी एक आइगन वैल्यू और बाकी सभी आइगन वैल्यूज 0 0 0 है। ये आइगन वैल्यूज कितनी बार आ रही हैं? 0 0 0 आइगन वैल्यूज n-1 टाइम्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यूज यहाँ पे हमने लिख दिया, ये n-1 टाइम्स रिपीट हो रही हैं। ट्रेस केवल एक बार आ रही है तो उसकी AM 1 है। अब बात आती है GM निकालने की। तो ट्रेस की AM तो 1 है, तो ट्रेस की GM डायरेक्टली 1 लिखी जा सकती है, 2 तो हो नहीं Yes, सकती, ma'am. 0 तो हो नहीं सकती, तो ट्रेस तो 1 ही आ जाएगा। अब बात सिर्फ इतनी बचती है कि GM ऑफ 0 निकाला जाए। रैंक ऑफ A इज 1, ठीक है। रैंक ऑफ A-0i इज 1, ठीक है, क्योंकि A को A-0i लिखा जा सकता है। अब यहाँ से नलिटी ऑफ A-0i क्या निकल के आएगी? गिवन मैट्रिक्स रैंक 1 थी, इसलिए मैं ये सारा काम कर पा रही हूँ। नलिटी ऑफ A-0i कितनी बचेगी? n में से रैंक माइनस कर दो, n-1। तो बस ये भी निकल आया। बस मेन नीड हमारी इसके लिए ही थी, ये n-1। जैसे ही n-1 निकल के आया, हमने कहा AM इज इक्वल टू GM फॉर एवरी आइगन वैल्यू, और इसका मतलब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा था ये, मुझे ये प्रूफ अच्छा लगता है। हाँ मैम बहुत अच्छा। तो आज का क्लास ही बहुत इंटरेस्टिंग है मैम। ये टॉपिक है ही इंटरेस्टिंग, है तो मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, अभी भी है। अच्छा एक बात बस ध्यान दे लो यहाँ पे, और तो कुछ, चलो स्पेशल मैट्रिक्स के केस में भी आपको बताना पड़ेगा। आइडेम्पोटेंट, सिमेट्रिक, ये सभी आइगन वैल्यूज जो होती हैं, निलपोटेंट को छोड़ के जितनी आइगन मैट्रिसेस मैंने बताई हैं, आइडेम्पोटेंट बताई है, इनवॉल्यूटरी बताई है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। आर्मिशन, स्क्यू आर्मिशन, ऑर्थोगोनल, ये सब क्या होती हैं? डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल। मेन तो उनका कंसेप्ट यही काम आता है डायगोनलाइजेबिलिटी का। पर चलो क्या टाइम हो रहा है, आज वो सारा टॉपिक हो तो पाएगा नहीं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देंगे। 20-25 मिनट की बात ठीक है है, मैम छोड़ दो, 20-25 टाइम मिनट हो की गया। बात। 1 मिनट रुक जाओ, एक आखिरी बात तो सुन लो। डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबिलिटी ओवर आर का क्या मतलब है? अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर आर आ गई तो इसका मतलब हो जाएगा डायगोनलाइजेबल ओवर सी। और अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर सी बोल दी गई तो इसका मतलब नहीं होगा, नीड नॉट इम्प्लाई डायगोनलाइजेबल ओवर आर। मेरी इस बात का मतलब क्या है? जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, फेवरेट मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल ओवर आर मतलब मैम एलिमेंट्स रियल होगा? हाँ एलिमेंट्स आर से होंगे। अच्छा अगर आर से होंगे तो सी से तो होंगे ही, हाँ आर मैम। इम्प्लाई सी, इसलिए ये ऊपर वाला ठीक है रिजल्ट। हाँ अब जैसे क्वेश्चन कम ही फेस करोगे आप डायगोनलाइजेबिलिटी के, लेकिन क्वेश्चन में कभी पूछ दिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल, वहाँ ना ओवर आर लिखा होगा ना ओवर सी लिखा होगा, तो आप उसको मान के चलोगे ओवर सी। इसका मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, पर अब आज टाइम नहीं बचा है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आधे घंटे का टॉपिक बचा है अभी,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगी। इस बात का मतलब क्या है ओवर आर ओवर सी, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, ये आप कहोगे कि डायगनलाइजेबल ओवर आर है, क्योंकि इसकी जो जेसी फॉर्म है उसको आर में लिखा जा सकता है। हाँ मैम। इसकी जो जेसी फॉर्म बनेगी, जो कि यही बनेगी खैर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए, इसको किस में लिखा जा सकता है? आर वाली एंट्रीज में। तो ओवर आर डायगनलाइजेबल होगी, ओवर आर डायगनलाइजेबल होगी, बिल्कुल होगी। एक मैट्रिक्स और देती हूँ, 0 0 1 -1, ये फेवरेट मैट्रिक्स है। इसकी आइगन वैल्यूज क्या निकल के आई? प्लस माइनस आयोटा। प्लस माइनस आयोटा। जब इसकी जैसी फॉर्म आप निकालोगे, क्योंकि अभी तक हमने निकाली नहीं है, इसकी जैसी फॉर्म निकलेगी आयटा माइनस आयटा 0 0, क्योंकि इसके आइगन वैल्यूज क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। बस फर्क कितना है कि रियल से नहीं है। अभी तक हम जितना काम ऊपर मैंने कराया रियल में है, तो आपको देखने में अटपटा सा लग रहा होगा ये मैंने क्या लिख दिया, लेकिन जो भी आइगन वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है, मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल ओवर सी है, बट नॉट ओवर आर। तो डायगनलाइजेबल ओवर आर नो, डायगनलाइजेबल ओवर सी यस। ये बात क्लियर हुई? ये इसकी जेसी फॉर्म है। क्योंकि इसकी जेसी फॉर्म में रियल से एंट्रीज नहीं है, तो ये डायगनलाइजेबल ओवर सी नहीं है, इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है रियल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर है। इमेजिनरी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, रियल के अंदर इसकी जैसी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मैम एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैम। मैम इसका नोट कभी मतलब आज ही अपडेट कर देना। हाँ वो वाले तो आज ही कर दूंगी, जो मैंने लिखे हुए हैं अभी कर दूंगी, थोड़ी देर में। पढ़ लेना इसको आज ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमेशा जीवन भर इंटरेस्टिंग याद है। रखना। जब तक मैथ्स पढ़ना है इसको ज़रूर याद रखना, ये काम आएगा किसी भी एग्जाम में, सबसे ज़्यादा यही काम आता है। बहुत ही अच्छा लगा आज और कल का जो मैम लीनियर करवाया ना मैम, तो सबसे अच्छा क्लास लगा मेरे को। अब आपको अच्छा लग रहा है बहुत, तो अच्छी बात है। अब अपना काम सुन लो। हाँ मैम। ये 2-3 मैट्रिक्स मैं दे रही हूँ, पहले तो इनकी जेसी फॉर्म निकाल देना और मुझे सेंड कर देना पर्सनली व्हाट्सएप पे। दिस इज़ माय नंबर, आपको पता ही है मेरा नंबर, जस्ट किडिंग। मैट्रिक्स सिंपल ही दूंगी, अरे ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे केस स्टडी भी समझना कि ये क्या डिफरेंस है हर एक मैट्रिक्स के अंदर। दी तो मैंने सारी अपर ट्रायंगुलर है, सब कुछ एक ही तरह की हैं, लेकिन आपको यहाँ से जेसी फॉर्म अलग अलग टाइप की मिलेंगी। सारी 3x3 है, बस एक 4x4 की है, ठीक है। और अब जहाँ भी क्वेश्चन दिखेंगे अब आप जेसी फॉर्म फटाफट निकालोगे। 1-2 क्वेश्चन और हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे, पर वो अगली क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो आपको करनी थी असाइनमेंट, जो आपके समझ में नहीं आ रही है, कई दिनों से मैं चिल्ला रही हूँ ये करना है ये करना है।